नमस्कार दोस्तों, मैं मंगल पांडे आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चे, हम करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ा रहे थे। तो आज जो करंट अफेयर में हम पढ़ रहे थे कोविड-19, तो कोविड-19 का फर्स्ट जो पार्ट है, ठीक है ना, ये अपना क्लियर कर चुके हैं हम लोग। आज इसके अंतर्गत हम पार्ट सेकेंड को कवर करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक आवश्यक सूचना, जरा सा हमसे एक भूल हो चुकी है और भूल अनजाने में हुई है, क्योंकि मैं पहली बार YouTube या कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ। तो जो NCO भी मैंने पढ़ाया था कि जो इसका आधिकारिक नाम WHO द्वारा दिया गया था, उससे मैं शायद नेशनल बोल चुका हूँ। तो ये नेशनल नहीं, ये नोवेल है, आप इसको केयर कर लीजिएगा। नोवेल कोरोना वायरस या भाषा में हम यूज करते हैं इसका, ठीक है ना। और ये किसी से गलती नहीं हो सकती, हाँ प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है। खैर, इसको देख लीजिएगा, इसके लिए मैं सॉरी है, मेरे तरफ से सॉरी है। तो आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो तो क्लियर हो चुका था। अब हम कवर कर रहे हैं सेकेंड पार्ट को, ठीक है ना। जैसा सेकेंड पार्ट में हम बताए थे कि हम कोरोना को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो इंडिया से बाहर, जहाँ से चाइना या अदर कंट्री, ठीक है ना, और एक हम इंडिया लेवल पर कवर करेंगे, इसको भारतीय स्तर पर कवर करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे देश में भी इसको महामारी घोषित कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और अभी कोरोना वायरस की जो प्रक्रिया है चली रही है, नई नई तकनीकी, जैसे PPR आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी आ रही है। तो उन सभी पर लेक्चर रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको आप टेंशन ना लें, ठीक है ना। लेकिन अभी जहां तक जानकारी है, जो संज्ञान में मामला है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, उस पर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। हम भारत की बात करते हैं। तो हमने कल बोला था कि भारत में अगर देखा जाए तो पहला जो केस आया था 30 जनवरी, ठीक है ना, 2020 को केरल में आया था। और 3 फरवरी तक आते आते 3 लोग संक्रमित हो चुके थे, और तीनों के तीनों जो छात्र थे, मेडिकल छात्र थे, वुहान शहर से आए थे। इसके बाद अगर उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पहली जो भारत में मौत होती है वो 12 मार्च को होती है। अर्थात 12 मार्च को एक 75 वर्ष व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और वो दुबई से आए थे। तो अगर पूछेगा पहला मरीज या पहला संक्रमित आदमी हमारे भारत में कब संक्रमित हुआ था, तो 30 जनवरी 2020 को। और पहला जो शख्स जिसकी मृत्यु कोरोना वायरस की वजह से हुई थी, तो 12 मार्च 2020 को 75 वर्ष की उम्र थी उनकी। और अगर देखा जाए तो दुबई शहर से आए थे। अब हम बात करें तो खैर इसमें 2 डाटा तो आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं। अभी एक बात और बता दें आपको कि भारत सरकार द्वारा इसे महामारी घोषित कर दिया गया है IPC अर्थात इंडियन पैनल कोड 1897 के अंतर्गत, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं कि भारत सरकार द्वारा इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। और इसे महामारी कैसे घोषित किया गया है आप जानते हैं। IPC की जो एक धारा है, एक जो अधिनियम, उसका नाम है महामारी रोग अधिनियम 1897 का जो भाग या धारा नंबर 2 है, ठीक है ना, धारा नंबर 2, उसी के तहत हम भारत में कोरोना को महामारी घोषित किया जा चुका है हमारे भारत में। तो अगर पूछेगा कि महामारी अधिनियम बताइए तो 1897 धारा नंबर बताइए 2 IPC। और आप जानते हैं कि भारत में IPC का जो उदय होता 1860 में लॉर्ड मैकाले के समय में एक विधि आयोग आया था। खैर, उसी से उसका संबंध है। अब आगे हम चलते हैं। अगर देखें तो काफी जानकारियां इससे जुड़ी हमको मिलेंगी। अब हम बात करेंगे कि सरकार ने इस कोरोना के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या जो संज्ञान में मामला लिया है। तो पहला जो मामला लिया है कोरोना के परिप्रेक्ष्य में, वह है, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के कारण, ठीक है ना, आप देखेंगे तो जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। पहला लॉकडाउन चला, दूसरा लॉकडाउन चला। तो अगर पूछेगा कि जनता कर्फ्यू का आह्वान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कब किया गया था, तो यह किया गया था 22, ठीक है ना, मार्च 2020 को। और इसी दिन आप देखेंगे जनता कर्फ्यू के दिन ही 5 बजे सभी लोगों ने, ठीक है ना, एक अपना योगदान दिया था। सभी लोग बालकनी से बाहर आके, खिड़की से बाहर आके, कोई थाली बजाया, कोई ताली बजाया, कोई घंटी बजाया। खैर, एक योगदान था वो, ठीक है ना। इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जब कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा, भारत में बहुत तेजी से बढ़ने लगा, तो
प्रधानमंत्री मोदी या भारत सरकार ने लॉकडाउन लेने का फैसला किया, और आप जानते हैं वो डेट है 24 मार्च 2020 को। आप देखेंगे तो 21 दिन का लॉकडाउन लेने का प्रावधान किया गया, अर्थात लिया गया। तो अगर पूछेगा कि भारत बंद का ऐलान या भारत बंद कब किया गया था, 22 मार्च को, जनता कर्फ्यू जिसको हम कहते हैं, लॉकडाउन 24 मार्च 2020 को। ये कितने दिन का था? 21 दिन का। लेकिन 14 अप्रैल को ये जो आपका लॉकडाउन था, प्रथम लॉकडाउन, इसको फर्स्ट कर लेना आप, फर्स्ट लॉकडाउन, ये 14 अप्रैल तक ही था, अर्थात 14 के बाद स्थिति सामान्य होने वाली थी। लेकिन आप देखेंगे संक्रमण व्यक्तियों की संख्या जब ज्यादा बढ़ने लगी तो प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग बुलाई, और राज्य के कई मुख्यमंत्रियों ने इस मत में फैसला दिया, यह मत दिया कि नहीं, जो आपका लॉकडाउन है उसकी समय सीमा और बढ़नी चाहिए। तो उसी के अनुशंसा के आधार पर आप देखेंगे तो एक दूसरा लॉकडाउन हम कह सकते हैं उसको, जो कि 14 से 3 मई के बीच लगा। तो पहला लॉकडाउन 24 मार्च से 14 अप्रैल, दूसरा 14 अप्रैल से 3 मई के बीच, ठीक है ना। इसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अप्रैल को पूरे भारत में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब को बंद करके, ठीक है ना, अंधकार करके उसमें कैंडल जलाने, दीप जलाने और फ्लैश जलाने की बात कही थी, और 9 मिनट के लिए बात कही गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस इनके जो ये जो मतलब जनता से निवेदन किए थे, भारत के लोगों से निवेदन किए थे, भारत के लोगों ने इनका संपूर्ण समर्थन किया। तो अगर हम बात कर लें लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू, तो ये उसका डाटा है। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं कि इसके विषय में क्या प्रावधान किया गया है, कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो पहले हम इस चीज पर चर्चा कर लेते हैं कि योजना से निपटना, कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन कौन से एप्स हैं, तो उसकी पहले हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। बाद में जो भी टॉपिक होगा हम उसकी चर्चा करेंगे। तो कोरोना से निपटने के लिए जो योजनाएं हैं, तो पहले हम योजनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान समझना बच्चा, योजनाओं की बात करें तो पहली जो योजना है नमस्ते भारत अभियान। नमस्ते भारत अभियान, क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी यहां पे हम समझाएंगे आपको, ध्यान समझना। ये किसके द्वारा चलाया गया? थल सेना, यानी भारतीय थल सेना द्वारा चलाया गया, ठीक है ना, जिसको हम आर्मी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो एक चलाया गया कोरोना, या जिसको हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन शील्ड, और ब्रोकेन चेन। तो जो ऑपरेशन शील्ड है ये दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना, ये राज्य अंतरिम अभियान है। वहीं अगर देखें तो जो ब्रोकेन चेन योजना है, ये आपका चलाया गया ब्रोकेन चेन योजना केरल सरकार द्वारा। तो अब जरा सा हम ये देख लेते हैं कि अगर पूछेगा आपसे, अभी भी योजनाएं हम उस पर चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, ठीक है ना। जैसे जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, 2 योजनाएं और है, उस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि वो दोनों इंपॉर्टेंट अभी करंट है, आज या कल से उसको चलाया गया है। और जीवन अमृत योजना का क्या प्रावधान है उसको भी हम टच करेंगे, और जीवन शक्ति योजना का क्या प्रावधान है उसके भी हम टच करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि नमस्ते भारत अभियान अगर पूछेगा कि किस परिप्रेक्ष्य में चलाया गया था, तो आप जानते हैं कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए थल सेना द्वारा नमस्ते भारत अभियान चलाया गया था। अब देखिए हमसे क्वेश्चन और भी बन सकता है, लिंकिंग करें करंट अफेयर को, जितना आप लिंक करोगे, ठीक है ना, तो करंट अफेयर ही तैयार नहीं होगा, उससे और भी करंट अफेयर तैयार होंगे, और उससे आपका जीके एंड जीएस दोनों तैयार होगा। तो अगर हम बात करें थल सेना, तो वर्तमान में जो थल सेना अध्यक्ष हैं उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है ना। फिर से आप सुनना कि अगर पूछेगा वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। इनसे पहले थल सेना का अध्यक्ष कौन था? हुए थे बिपिन रावत, ठीक है ना, जनरल बिपिन रावत। यानी कि वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवणे, और उससे पहले थे जो मनोज मुकुंद नरवणे से पहले थे उनका नाम था जनरल बिपिन रावत। अब जो जनरल बिपिन रावत है वो हमारे देश में एक नया संगठन बना है, ठीक है ना, एक नया पद बना है जिसको हम कहते हैं सीडीएस, ठीक है ना। सीडीएस का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है ना। तो भारत के प्रथम सीडीएस प्रमुख भी आपके जनरल बिपिन रावत हैं। तो अगर पूछेगा नमस्ते भारत अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? थल सेना द्वारा चलाया गया है। वहीं अगर हम बात करें ऑपरेशन शील्ड, ये दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है। तो आप जानते हैं अगर जहां पे भी आपको दिखाई दे, क्योंकि दिल्ली भी एकदम डेंजर जोन में है कोरोना के, वहां पे भी कोरोना के संक्रमण ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वहां की सरकार द्वारा
ऑपरेशन शील्ड, ठीक है ना, ये योजना चलाई गई। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो सभी लोग जानते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन अगर पूछेगा, क्योंकि दिल्ली ये राज्यपाल यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको हम उपराज्यपाल कहते हैं। तो अगर बात करें उपराज्यपाल, तो वो वर्तमान है अनिल बैजल। कौन है भैया? अनिल बैजल। लेकिन इनसे पहले कौन था? नजीब जंग। तो याद रखना, नजीब जंग इनसे पहले थे, लेकिन वर्तमान में अनिल बैजल। ये आपके जो दिल्ली के उपराज्यपाल है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो ऑपरेशन शील्ड का संबंध किससे है, ठीक है ना, किस राज्य से है? दिल्ली से। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा, ये जो अभियान में पढ़ा रहा हूं या जो एप्स में पढ़ा रहा हूं, इससे बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। अब दूसरा है ब्रोकन चेन। ये देखिए, ब्रोकन चेन मतलब क्या होता है? कड़ी। क्योंकि आप जानते हैं जो कोरोना है वो चेन को तोड़ने पे ही टूटेगा, क्योंकि छुआछूत की बीमारी है, हमसे आप में फैली, दूसरे में फैली। तो इसीलिए लोगों को घर में रहने की इजाजत दी गई कि जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो उनका संपर्क नहीं होगा, तो चेन नहीं बनेगा, कड़ी नहीं बनेगी। तो ब्रोकन चेन जो अभियान चलाया गया, तो ये केरल सरकार द्वारा चलाया गया। अब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केरल और बंगाल या मध्य प्रदेश कुछ ऐसे राज्य हैं ना कि जहां से किसी परीक्षाओं में बोल बच्चन टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाते हैं, ठीक है ना, और हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर पूछेगा ब्रोकन चेन अभियान किसके द्वारा चलाया गया, तो यह योजना किसके द्वारा चलाया गया, तो ये केरल द्वारा चलाया गया। अब देखना, यहां से पूछ सकता है कि वर्तमान में केरल के सीएम कौन है? सीएम बोले तो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं पी विजयन। कौन है भैया? पी विजयन, पिनराई विजयन इनका नाम है। वहीं अगर पूछेगा कि केरल के राज्यपाल कौन है, वर्तमान राज्यपाल, तो आप बता सकते हैं मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है ना। मोहम्मद आरिफ खान जो है वो केरल के वर्तमान, ठीक है ना, राज्यपाल हैं। लेकिन अगर पूछेगा कि केरल से और कितना क्वेश्चन बन सकता है, देखो ये तो हम जान गए कि सबसे पहला जो मामला आया था वो केरल में आया था, 30 जनवरी को आया था। यह भी हम जान गए ब्रोकन चेन योजना का संबंध किससे है, तो ये कोरोना से लड़ने की एक योजना बनाई गई, किस सरकार द्वारा बनाई गई? केरल सरकार द्वारा। ये भी हम जान गए वर्तमान में केरल का सीएम कौन है और वर्तमान में केरल का राज्यपाल कौन है। लेकिन अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? लिंक देखो, लिंक। अब यहां से पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक मसाले कहां पे होते हैं? केरल में होते हैं। वही अगर पूछेगा भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पे? केरल में। वही पूछेगा अगर भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर कहां पे है? केरल में। वही पूछेगा कि भारत में जो क्या कहते हैं कि नारियल शोध संस्थान कहां पे है? केरल में है, कासरगोड में है। कासरगोड कहां पे पड़ता है? केरल में पड़ता है। तो वही अगर हम बात करें तो नमस्ते भारत अभियान आर्मी द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया था, ब्रोकन चेन, ठीक है ना, ये केरल सरकार द्वारा चलाया गया था। अब दो योजनाएं हैं, जीवन अमृत योजना, ध्यान सुनना, जीवन अमृत योजना, वही एक और है जीवन शक्ति योजना। अब देखना, ये दोनों जो योजनाएं हैं मध्य प्रदेश द्वारा चलाई जा रही हैं। अगर हम पहले इस योजनाओं को कवर कर लेते हैं, फिर मध्य प्रदेश के बारे में चलेंगे। इस योजना के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि त्रिकुट एक औषधि है जिसका चूर्ण, ठीक है ना, लगभग इस त्रिकुट के चूर्ण का 1 करोड़ पैकेट तैयार किया जा रहा है। और जो 1 करोड़ पैकेट होगा, एक पैकेट में लगभग 50 ग्राम इसका चूर्ण होगा, और इस चूर्ण का काढ़ा बनाया जाएगा। और काढ़ा बना के लोगों को मतलब पीने के लिए, मतलब ये योजना चलाई जा रही है क्योंकि ऐसा माना जाता है, और ऐसा आयुर्विज्ञान या जो भी आयुर्वेद है, ठीक है ना, या जो भी वैद्य हैं, जो भी डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, उनका मानना है कि त्रिकुट चूर्ण का काढ़ा पीने से हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो मजबूत होती है। तो कहीं ना कहीं जब प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो कोरोना से लड़ने में हमें मजबूती हासिल होगी। तो याद रखना बच्चे कि अगर पूछेगा जीवन अमृत योजना का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से है। ये योजना क्या है? इसके अंतर्गत हम त्रिकुट चूर्ण का काढ़ा बना के, ठीक है ना, पिएंगे, और 1 करोड़ पैकेट तैयार किया जा रहा है, 50 ग्राम एक पैकेट में पाया जाता है। इससे, इस काढ़ा से पीने से हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो बिल्कुल मजबूत होगी। वहीं अगर हम बात करें जीवन शक्ति योजना की बात करें बच्चे, तो इस चीज को भी ध्यान से समझना। जो जीवन शक्ति योजना है, ये महिलाओं को मास्क बनाने से प्रेरित किया जा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना का संक्रमण इतना तीव्र गति से है कि 2 चीजों का
जो विक्रय है काफ़ी तेज हो रहा है। इसमें भी कई लोग नकली या डुप्लीकेट जो सप्लाई कर रहे हैं। जैसे मास्क की बात करें, मास्क तो कोई डुप्लीकेट होता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सैनिटाइजर की बात कर लें, ठीक है ना, तो सैनिटाइजर की अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें भी कई बार न्यूज में ऐसा मिला है कि जो डुप्लीकेट सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ हुआ। तो इस प्रकार ये जो जीवन शक्ति योजना है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया, तो इस योजना के तहत महिलाओं को मतलब जागरूक किया जा रहा है मास्क बनाने के लिए, और उनको एक मास्क का लगभग 11 रुपये मिलेगा। अर्थात उनको फ्री में काम नहीं करना है, उससे रोजगार भी बनेगा। अर्थात वो जितना मास्क बनाएंगे एक प्रति मास्क में 11 रुपये का प्रावधान किया गया है। तो अगर पूछेगा जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना का संबंध किससे है, मध्य प्रदेश से है, तो उनको मैंने समझा दिया। अब आते हैं जरा मध्य प्रदेश का, हम एकदम पोस्टमार्टम कर देते हैं, ध्यान सुनना। पहली बात कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, सीएम आप सभी लोग जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान। देखो एक बात बता दें कि हमारी ये जो छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं उसमें मुख्यमंत्री से, इसके बाद कैबिनेट मंत्री से, राज्यपाल से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें याद नहीं होता है। तो इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूं। तो वर्तमान में सीएम है शिवराज सिंह चौहान। इनसे पहले अभी हाल ही बने हैं, इनसे पहले थे कमलनाथ जो कि कांग्रेस के थे। लेकिन राज्यपाल की बात करें तो यहाँ पे जो राज्यपाल है वह है लालजी टंडन। कौन है भैया, लालजी टंडन। तो इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर मध्य प्रदेश का पूछेगा कि चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश का राज्यपाल वर्तमान में कौन है, लालजी टंडन। मध्य प्रदेश को हम बाघ राज्य भी कहते हैं। कौन राज्य कहते हैं, बाघ राज्य। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। तो अगर सोया प्रदेश की बात आए या बाघ राज्य की बात आए, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक दलहन या उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। तो हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, और जो वर्तमान में राज्यपाल है वो लालजी टंडन है। इसे बाघ राज्य कहा जाता है क्योंकि बाघों की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन अब कुछ डाटा अलग होकर आ रहा है, खैर इन्वायरमेंट में उसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। और वहीं पे सोया प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक सोयाबीन की खेती की जाती है, इसलिए इसको सोया प्रदेश कहते हैं। तो ये योजनाएं आपको दिमाग में बना के रखनी है, ठीक है ना, रट जाइए एकदम। योजनाओं से काफी बार क्वेश्चन पूछता है, किसी भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सरकार द्वारा कोरोना से लड़ने के लिए कुछ एप्स जारी किए गए हैं, क्योंकि एप्स के माध्यम से ही कोरोना पॉजिटिव पर, जो भी कोरोना के संक्रमण व्यक्ति हैं उन पर नजर रखी जा रही है। कोरोना मतलब ज्यादा लोगों में चेन न बनाए, इस पे जो एक नजर रखी जा रही है। तो हम एप्स की बात कर लेते हैं। ऐप की अगर बात करें तो पहला जो ऐप है वो है आरोग्य सेतु ऐप। ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है, ठीक है, ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया। वहीं अगर बात करें नाड़ी ऐप, ठीक है ना, अगर नाड़ी ऐप की बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें कोरोना सहायता ऐप, ठीक है। तो नाड़ी ऐप पुडुचेरी, जिसका पुराना नाम था पौंडीचेरी, वो हो गया पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी द्वारा चलाया गया। ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे बीएलजी होते हैं। और वर्तमान में जो उपराज्यपाल है, ठीक है ना, वह है किरण बेदी। कौन भैया, किरण बेदी, इस चीज को याद रखना। और कोरोना सहायता ऐप जो इस सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उसका नाम है बिहार सरकार। और आप जानते हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार है, ठीक है ना, नीतीश कुमार है। वहां के जो राज्यपाल है फागू चौहान है। कौन भैया, फागू चौहान। तो इस प्रकार एप्स की भी बात कर लेते हैं। आरोग्य सेतु ऐप, नाड़ी ऐप एवं कोरोना सहायता ऐप। वहीं अगर हम बात करें तो रक्षा सर्व भी एक ऐप है, ठीक है ना, रक्षा सर्व भी एक ऐप है जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और जरा छत्तीसगढ़ को कवर कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ जहां दे देगा तो याद रखना कि छत्तीसगढ़ पहले नहीं था, 2001 नवंबर, ठीक है ना, सन 2000 के बाद ये अस्तित्व में आया। क्योंकि पहले ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब बना, 1 नवंबर सन 2000 को बना। अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम पूछता है तो उसके मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पे। इसके बाद अगर पूछेगा कि यहाँ के वर्तमान के राज्यपाल कौन है, वह है अनुसुईया उइके। तो याद रखना बच्ची, एड्स जो एप्स है, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे योजना मैंने पढ़ा दिया, ठीक है ना, और भी योजना आएंगी तो और भी कई बार मैं लेक्चर लेके आता रहूंगा। क्योंकि करंट अफेयर की जो सीरीज है ना ये रेगुलर चलती रहेगी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो अब हम बात करते हैं आरोग्य सेतु किसके द्वारा चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। आप जानते हैं सभी लोगों को, जिनके पास एंड्रॉइड सेट है, सभी लोग इसको डाउनलोड भी कर चुके हैं, हम भी डाउनलोड कर चुके हैं। जो नहीं किए हैं गरीब आदमी वो भी कर लें।
ठीक है ना। नाड़ी ऐप की बात कर लें तो ये पुडुचेरी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। वहाँ की जो एलजी है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, किरण बेदी है। कोरोना सहायता ऐप ये बिहार सरकार द्वारा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और यहाँ के जो राज्यपाल है फागू चौहान है, वही रक्षा सर्व ऐप जो चलाया जा रहा है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया जा रहा है। और आपके लिए छत्तीसगढ़ को मैंने नॉलेज में दिया कि छत्तीसगढ़ से तो वैसे तो बहुत जीके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे खनिज भी ज्यादा पाए जाते हैं, धातु भी पाई जाती है। इसके बाद आप जानते हैं यहाँ पे संयंत्र भी है, लो संयंत्र, ठीक है। लेकिन हल्की जानकारी मैंने दे दी आपको कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वह है भूपेश बघेल। इसके बाद अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान राज्यपाल है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000। अब सुनना जरा, अब मुझे नहीं लगता कि एप्स के विषय में या योजना के विषय में आपको दिक्कत हो, ताकि करंट आता रहेगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। अब हमारे यहाँ कुछ शब्द यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। और शब्द यूज हो रहे हैं तो जैसे उसमें कुछ मेडिसिन है तो मेडिसिन का हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। बाकी हम देख लेंगे कि आपको ये लेक्चर भी ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बाकी अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो जैसे वर्तमान में एक दवा है जिसका नाम है HCQ, ठीक है ना। वर्तमान में एक दवा है जिसका नाम है HCQ, और HCQ का फुल फॉर्म है हाइड्रोक्सी क्लोरो। क्वेश्चन पूछ सकता है HCQ का फार्मूला बताओ, क्योंकि बड़े चर्चा में चल रही है। अभी बता रहे क्यों चर्चा में चल रही है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ध्यान से सुनना, राज की बात है। यह दवा मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। और आप जानते हैं कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज, ठीक है ना। एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और आप जानते हैं कि मलेरिया सबसे अधिक किसको प्रभावित करता है? अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। खैर ये बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन आगे तो बताएंगे जरूर। माइंड में बना के रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी किसी तरह आ सकता है। और कोरोना वायरस से ये करंट अफेयर मैंने बताया ना कि कहीं से भी आपको फंसा सकता है। इसलिए एक स्केच, एक फ्रेम तैयार करके हम चलते हैं। तो HCQ का फार्मूला हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एक किस प्रकार की दवा है? मलेरिया की दवा है। और आप जानते हैं कि मलेरिया किससे होता है? मादा मच्छर के काटने से होता है। पुरुष मच्छर खून नहीं पीता, मादा मच्छर खून पीती है अंडा देने के लिए, इसलिए मादा एनाफिलीज लिखा जाता है उसको। अब ये टॉपिक पे चलते हैं। तो HCQ की अगर बात करें बच्चे, तो ये चर्चा में क्यों आई? आपको पता होगा कि अमेरिका के प्रधानमंत्री, ठीक है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, यानी अमेरिका के जो प्रमुख है ट्रंप, और ब्राजील की बात करें तो यहाँ के जो प्रमुख है बोलसोनारो, या बोलसोनारो जो भी नाम है इनका, बड़ा खतरनाक नाम होता है दूसरे लोगों का, ठीक है। तो इन लोगों ने, क्योंकि ये जानते थे कि HCQ का पूरे विश्व में सर्वाधिक जो प्रोडक्शन करता है भारत करता है, क्योंकि हमें मलेरिया के उपचार के लिए जरूरत होती है। और सबसे हमको लगता है कि हमारे यहाँ मलेरिया के रोगी ज्यादा होते हैं। जैसे वर्तमान में देख लो क्या कंडीशन है मच्छरों की, ठीक है ना। तो ये चर्चा में तब आई जब प्रधानमंत्री मोदी से ट्रंप ने कहा कि हमको HCQ दे दो। ब्राजील ने भी कहा हमको HCQ दे दो। बोले HCQ में ऐसा चीज क्या है? तब उन्होंने बताया कि यह कुछ हद तक कोरोना को कंट्रोल करती है, तब जाके। और आपको पता होगा कि इसे संजीवनी का भी नाम दिया है। कोरोना संजीवनी भी कहा जा रहा है इसे, या संजीवनी से तुलना किया जा रहा है इसको। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि किस दवा को संजीवनी कहा गया कोरोना की लड़ाई में, तो HCQ फुल फॉर्म पूछेगा। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन किसके लिए प्रयोग किया जाता था? मलेरिया। अब सुनना जरा, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा पूछता है यहाँ से। ब्राजील है, देखना ब्राजील के प्रमुख कौन है? बोलसोनारो। ब्राजील आप जानते हैं विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता सर कहां पाई जाती है? तो ब्राजील में पाई जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है इन्वायरमेंट लेवल में कि भैया विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? ब्राजील में पाई जाती है। तो इस प्रकार से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहां तक मेरी सोच है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि और भी कई शब्द हैं, जैसे आप सुने होंगे थर्मल स्क्रीनिंग। वैसे तो बहुत वर्ड्स है, कितने वर्ड्स का, क्योंकि लेक्चर भी सीमित समय में देना होता है हमको, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो थर्मल स्क्रीनिंग, ध्यान समझना, थर्मल स्क्रीनिंग, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चे, ये थर्मल स्क्रीनिंग क्या, आप देखे होंगे कि बहुत से लोग एयरपोर्ट पे उनको ऐसे लाइट बार के एक लेजर रूपी वहां से निकलता है, किरण निकलती है जो उनके चेहरे पे या माथे पे दिखाई पड़ती है। तो याद रखिएगा कि एक ऐसा उपकरण है जो कि कोरोना ग्रसित लोगों की पहचान करता है। फिर से कहना चाहूंगा कि थर्मल स्क्रीनिंग एक ऐसा उपकरण है जो कोरोना ग्रसित लोगों का पहचान करता है। कैसे करता है? याद रखिएगा कि यह जो थर्मल स्कैनर है, याद रखिए ना बच्चे, ये जो थर्मल स्कैनर है
ठीक है ना। ये जो थर्मल स्कैनर है, इस एक इंफ्रारेड, बहुत राज की बात है, ये इंफ्रारेड कैमरा की तरह कार्य करता है, और इसमें ऐसा माना जाता है कि वायरस दिखाई पड़ जाते हैं, और जिसमें दिखाई पड़ जाते हैं उनको प्रदूषित मान लिया जाता है। तो थर्मल स्क्रीनिंग क्या है, मैंने बताया आपको कि इसके माध्यम से कोरोना पॉजिटिव या कोरोना जो भी संक्रमण व्यक्ति होती है उसकी पहचान होती है। इसमें कैसा होता है, थर्मल स्क्रीनिंग एक इंफ्रारेड कैमरा की भांति काम करता है, उससे निकलने वाली जो किरणें होती है ना, उसमें वायरस दिखाई पड़ता है तो लोग पहचान कर जाते हैं कि थर्मल। तो हमको लगता है कि थर्मल स्क्रीनिंग की बात कर लें चाहे SCQ की बात कर लें, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा हम बात कर लेते हैं, अब कई लोग चर्चा में थे, कई बार पूछते भी सर इसका मतलब जरा समझा दीजिएगा। एक होता आइसोलेशन एवं क्वारंटाइन। हर शब्द, हर व्यक्ति, गरीब आदमी, अमीर आदमी, सभी के मुंह से यही आता है। आइसोलेशन में है, क्वारंटाइन में हो, मजाक मजाक में भी कोई छींक दिया, ठीक है ना, तो कहते हैं तुमको कोरोना हो गया, तुम क्वारंटाइन में चले जाओ, ठीक है ना। कभी कभी छींक दिया तो कहते हैं आइसोलेशन में चले जाओ, लेकिन आइसोलेशन का ही वर्ड का यूज कहाँ हम कर सकते हैं, क्वारंटाइन का यूज कहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आइसोलेशन शब्द हम उस व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं कि जो कि कोरोना पॉजिटिव है, अर्थात उसमें यह क्लियर हो चुका हो कि ये कोरोना से पीड़ित है। तो जब कोरोना से पीड़ित होगा तो उसे एकांत माहौल में रखा जाएगा, उसका रूम अलग होगा, अर्थात उसे हॉस्पिटल में तो रखा जाएगा, उसका रूम अलग होगा, बाथरूम की सुविधा अलग होगी। अगर मान लीजिए कि घर पे कोई पीड़ित व्यक्ति हो चुका है तो वो पैदल चल के नहीं जाना चाहिए हॉस्पिटल, एम्बुलेंस खुद आएगी उसे ले जाएगी। अर्थात जो व्यक्ति पीड़ित है, कन्फर्म पीड़ित है, उसको एकांत माहौल में जब रखा जाता है तो उससे कहते हैं आइसोलेशन। क्वारंटाइन की बात कर लेते हैं। जब किसी पे शंका हो गया, जैसे अभी बहुत से लोग इधर उधर से आ रहे हैं तो कहते हैं भैया मत जाइए, उसके यहाँ पे क्वारंटाइन होगा, क्या कहते हैं, कोरोना उसके पास होगा, मतलब एक संदिग्ध एक अवस्था होती है। तो जब किसी में शंका होती कि नहीं भैया इसमें कोरोना हो सकता है, ठीक है ना, तो अब घर वाले क्या करते हैं, उसको एक रूम देते हैं, भैया तुम उधर ही रहना, उधर ही खाना पीना, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो एकांत माहौल होता है कि जिसमें शंका होती है। जब संक्रमण मतलब कि संदिग्ध व्यक्ति जब एकांत माहौल में रहता है, ठीक है ना, उसे क्वारंटाइन कहते हैं। मुझे आशा है कि ये दोनों शब्द समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार और बता देते हैं आपको कि अगर पूछेगा आइसोलेशन तो पीड़ित व्यक्ति है वो जब एकांत माहौल में रहता है तो उसे आइसोलेशन कह सकते हैं। क्वारंटाइन की बात करें तो अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है उसे, वो तो घर पे ही रह सकता है, संदिग्ध व्यक्ति एकांत माहौल में अकेले रूम में, ठीक है ना, उसे क्वारंटाइन कहते हैं। तो क्वारंटाइन का जो मतलब है और आइसोलेशन का मतलब है, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक और चीज है जिसको हम कहते हैं PPE, ध्यान समझना, इसको कहते हैं PPE, ठीक है ना, इसको कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। फिर से सुनना, आप सुने होंगे, किट है, होती है PPE, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। अर्थात कोरोना जो वॉरियर्स हैं, क्योंकि उनको कोरोना संक्रमित व्यक्ति को छूना होता है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि अगर पैर में भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति छू गया तो कहीं ना कहीं पैर हमारे हाथ से संक्रमित हो, हाथ से नाक में छुए तो संक्रमण हो जाता है। तो उससे बचने के लिए एक ओवरव्यू कवर बनाया गया, एक यूनिफॉर्म बनाया गया, उसी को कहते हैं PPE, अर्थात कोरोना वॉरियर्स की अगर बात करें तो उनको उनके बचाव के लिए, ठीक है ना, और उनके ऊपर संक्रमण ना पहुंचे, इसीलिए किट का निर्माण किया गया है। तो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, इस चीज को याद रखिएगा। अब जरा हम बात कर लेते हैं, मेन टॉपिक को छोड़ रहे थे हम, इसके बाद हम क्लास का ओवर करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे PM केयर फंड, ठीक है ना, ध्यान समझना बच्चे। प्रधानमंत्री, इसका फुल फॉर्म याद रखते हैं पहले, फिर इसके बाद में इसकी चर्चा करेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है, और फुल फॉर्म आ भी सकता है, प्रधानमंत्री सिटीजन और प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस। प्रधानमंत्री, सुन लो फिर से, P से प्रधान, M से मंत्री, C से सिटीजन और A से असिस्टेंस, R से रिलीफ, इन मतलब वही इन हिंदी में लिख लो, इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है ना, सिचुएशन फंड,
तो कहीं ना कहीं अगर पूछेगा पीएम केयर फंड्स का, तो डायरेक्ट कर दो पीएम केयर फंड। कुछ लोगों को मैंने देखा प्रधानमंत्री देखभाल फंड, ऐसा कुछ नहीं है। अपने तरफ से इसको देखिए, क्वेश्चन बन सकता है प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड इसका नाम रखा गया है। इसकी स्थापना 28 बहुत राज की बात है मार्च 2020 को किया गया और इसके जो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है ना। तो अगर पूछेगा पीएम केयर फंड का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री हैं। इसका गठन कब किया गया था, 28 मार्च 2020 को किया गया था। अब वही चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या है। तो आप जानते हैं कि इस महामारी से निपटने के लिए हमें धन की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो ये राहत कोष, ठीक है ना, आपदा राहत कोष इसको एक नाम दिया गया है। तो इसमें सभी लोग अपना, जो भी लोग दान देने के लिए इच्छुक हैं, दान दे सकते हैं। इसमें जो मिनिमम रेट रखा गया है, मिनिमम आप कितना दे सकते हैं, 10 रुपया दे सकते हैं। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो बस यही बात है। पीएम केयर फंड का आप क्या कहते हैं, फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये कब गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है ना, और इसमें मिनिमम कितने रुपए दे सकते हैं, अधिकतम कितना दे सकते हैं। खैर, ये कोरोना से संबंधित जानकारी थी, और भी जानकारी मिलती रहेंगी तो हम आपके सामने लेके हाजिर होते रहेंगे, ठीक है ना। और करंट अफेयर की ये जो श्रेणी है ये चलती रहेगी। और क्लास कैसा अच्छा लगा, बिल्कुल कैसा लगा आपको, बिल्कुल कमेंट में बताइए, ठीक है ना। और ये जो हम लोग की वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, यही कह सकते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।